माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। जीके जीएस के प्रश्न वैसे तो हर लेवल में सेम ही होते हैं और वो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा आपसे वादा है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और संभवतः इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है सह्याद्री पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है मैकाल पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन दोनों ही नदियाँ निकलती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 25 साल। लोकसभा के सदस्य होने की भी न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 25 साल है। इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह सोनार का फुल फॉर्म होता है। सोनार का उपयोग नौसैनिकों के द्वारा समुद्र के नीचे की चित्र को लेने में या फिर समुद्र के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग नौसैनिकों के द्वारा किया जाता है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, सोनार का फुल फॉर्म है एस फॉर साउंड, SO साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड R से रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, रेडॉन, हाइड्रोजन। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है, जबकि अन्य सभी नियोन, रेडॉन और हीलियम ये सभी अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस की सूचियों में हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडन, क्रिप्टन, जेनन ये सभी आते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन ये सभी गैसें अक्रिय गैस कहलाते हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में हीलियम को छोड़कर, हीलियम में डुएट पूरा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं। अन्य सभी में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा होता है, जिसके कारण इनकी संरचना अस्थायी होती है और इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 8 मार्च। सही आंसर होगा 1 दिसंबर।
विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी, मेधा। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी, मेधा। सही आंसर होगा बी नंबर यानी आर्यभट्ट इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? सही आंसर होगा ए नंबर यानी राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। आपका सही आंसर होगा ए नंबर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जीने का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार, चौथा देश की रक्षा का अधिकार। यहाँ पे आप ऑप्शन को ही देख के आंसर क्लिक कर सकते हैं। सही आंसर होगा डी नंबर यानी देश की रक्षा का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार की सूची संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और यहाँ से मैं इसके लिए बोल रहा था क्योंकि देश की रक्षा यह कर्तव्य हो सकता है, यह अधिकार हो ही नहीं सकता है, इसीलिए देश की रक्षा का अधिकार डी नंबर गलत आंसर होगा। जबकि अन्य सभी स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद आर्टिकल 19 में इसका उल्लेख किया गया है। जीने की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? पहला ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल की मौत, दूसरा ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना में ग्रामीणों की मौत, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय की मौत, चौथा ऑप्शन है जालियांवाला बाग में नरसंहार। भगत सिंह तथा उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? सही आंसर होगा सी नंबर यानी भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, क्योंकि इसके ही लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। अध्ययन विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में अक्सर देखने को मिलते हैं। प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वह देखने को मिले हैं, तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस अवश्य कीजिए। सही आंसर होगा ए नंबर मकड़ियों का अध्ययन ए नंबर आर्कियोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी को तो मानव व्यवहार या मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एपियोलॉजी में मधुमक्खी का अध्ययन एपियोलॉजी कहलाता है। साइनोलॉजी में हम जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, उनका अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। तो हो सकता है अगले एग्जाम के क्वेश्चन में यही बन जाए, साइनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह पालतू कुत्तों का अध्ययन होता है। एपियोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, मानव व्यवहार विज्ञान का अध्ययन होता है। आर्कियोलॉजी या मकड़ियों का अध्ययन होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य, दवा।
तो आपको भी इसका आंसर पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड होता है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 जून, 14 सितंबर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं आपको दो और अन्य महत्वपूर्ण दिवस बताता हूँ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये लगातार ही हैं। 14 तारीख को हिंदी दिवस, 15 तारीख को इंजीनियर्स डे और 16 तारीख को ओजोन दिवस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, यानी 14 तारीख को हिंदी दिवस हो गया। 15 तारीख 15 सितंबर यानी वह इंजीनियर बना, और 16 तारीख ओजोन दिवस। 15 तारीख इंजीनियर बनने के बाद वह ओजोन परत के संरक्षण की बात को सोचता था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पहले हिंदी दिवस, फिर इंजीनियर्स डे और फिर ओजोन दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर ओजोन दिवस। 15 सितंबर जो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है वह मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर इंजीनियर्स डे के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के कुछ भाग में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? मेनली जो साउथ इंडिया के साइड में, जो डेक्कन प्लेट्यू के साइड में जो भी मिट्टियाँ पाई जाती है उनका रंग लाल होता है। आपको बताना है कि इसके लाल रंग होने का कारण क्या है। मैग्नीशियम की मौजूदगी, फॉस्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी या खाद मिट्टी की मौजूदगी। सही आंसर होगा सी नंबर, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन के ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। दिए गए में से जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से योटाबाइट सबसे बड़ा मेमोरी का साइज है। मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बताता हूँ। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला बिट्स होता है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट 8 बिट का एक बाइट होता है। यह भी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, कितने बिट का एक बाइट होता है? 8 बिट्स का एक बाइट होता है। और बाइट के बाद किलो बाइट होता है। 1024 बाइट का एक किलो बाइट होता है, जिसे आप केबी कहते हैं। फिर 1024 केबी का एक एमबी होता है, यानी मेगाबाइट होता है। 1024 एमबी का एक जीबी होता है, जिसे हम गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 जीबी का एक टीबी होता है, जिसे हम टेराबाइट कहते हैं। इसी तरह 1024 टेराबाइट का एक पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट का एक एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट का एक जेटाबाइट होता है, जेड भी जेटाबाइट होता है। और 1024 जेटाबाइट का एक योटाबाइट होता है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ा जो मेमोरी का यूनिट होता है वह जियोबाइट होता है।
सबसे बड़ा जियोबाइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से योटाबाइट सबसे बड़ा है। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? शूटिंग, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। सही आंसर होगा डी नंबर, अजय जयराम। यह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? जो सदिश और अदिश का कंसेप्ट आपने पढ़ा था वही पूछा गया है। वेक्टर मतलब सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम वेक्टर या सदिश कहते हैं। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण या परिणाम तो हो लेकिन उसमें दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कौन सा इसमें से वेक्टर मात्रा है। समय, तापमान, दूरी, वेग। वेक्टर जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। सही आंसर होगा डी नंबर, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः डी नंबर आपका सही आंसर होगा, यानी वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यहाँ से आपके लिए ये 4 ऑप्शन भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए बक्सी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? श्रीनगर में, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम में, सॉल्ट लेक स्टेडियम ये तो आपको मालूम ही होगा कलकत्ता में स्थित है, और सरदार पटेल स्टेडियम यह अहमदाबाद में स्थित है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी सरदार पटेल स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, यह एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, जबकि अन्य सभी बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम और सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता ये सभी फुटबॉल स्टेडियम हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं? ज़्यादा, कम, शून्य। जी फोर्स पर निर्भर करता है, मीन्स जी का जो मान होता है स्मॉल जी, उसके मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर शून्य वजन महसूस करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसका मान शून्य होता है। वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अंतरिक्ष में काम नहीं करता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर छोड़ा जाता है तो वह ऊपर अंतरिक्ष में जाने लायक हो जाता है, तो उसे ही हम पलायन वेग भी कहते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सोच सकते हैं 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से अगर फेंका जाए और ऐसे रफ्तार में जाने के बाद वह अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जा सकता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस कर जाता है और उस पर जी का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वह काम करना बंद कर देता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजनहीन महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है 560, 555, 550 या 545। बात हो रही है 1973 में 525 से बढ़ाकर लोकसभा सीटों की संख्या कितना किया गया था? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 545 किया गया था। 1973 में
525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा की सीटों की संख्या की गई थी। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स, यानी जो मानव शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड जो होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? ए नंबर 33, बी नंबर 42, सी नंबर 44 या डी नंबर 53। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। सही आंसर होगा ए नंबर 33 बोन्स होते हैं ह्यूमन स्पाइनल कॉलम में। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राय लक्ष्मी, कोमल राज्य लक्ष्मी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राय लक्ष्मी, कोमल राज्य लक्ष्मी। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी विद्या देवी भंडारी। आज भी हाल ही में, मतलब अभी वर्तमान में जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं वह भी विद्या देवी भंडारी ही हैं और यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? बंगाल का विभाजन, 1905 ईस्वी, 1857 के विद्रोह का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 टू 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी किस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? आपका सही आंसर होगा बी नंबर, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, यानी बी नंबर आपका सही आंसर होगा। डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है? जीबी, टीबी, एचबी, जेडबी। अभी मैंने आपको बताया था। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी एचबी कोई भी मेमोरी क्षमता का माप नहीं है। जीबी से गीगाबाइट, टीबी से टेराबाइट, जेडबी से जेट्टाबाइट, ये सारे मेमोरी की क्षमताएं हैं। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? यानी टच सेंसिंग जो होता है उससे संबंधित नहीं है। पहला फिंगर टच, दूसरा वॉइस रिकॉग्निशन, तीसरा ग्लव्ड टच, चौथा लाइट ट्रांसमिटेंस। इसमें से कौन सा टच से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी वॉइस रिकॉग्निशन। यह टच सेंसिंग का एक तरीका नहीं है, जबकि अन्य सभी फिंगर टच सेंसिंग का तरीका है। ग्लव्ड टच, ये कुछ ग्लव्स ऐसे आते हैं या स्क्रीन इस तरह का होता है कि ठंड के दिनों में आप ग्लव्स पहन के भी मोबाइल को चला सकते हैं, तो उसे हम ग्लव्ड टच कहते हैं। लाइट ट्रांसमिटेंस, ये सभी टच संवेदन टच सेंसिंग का तरीका है, जबकि वॉइस रिकॉग्निशन ये बोलने से जुड़ा हुआ है। कालिंदी नदी डैश का दूसरा नाम है? मतलब कालिंदी किसका दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा भागीरथी, तीसरा यमुना, चौथा ब्रह्मपुत्र। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? ये सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है? पशुपतिनाथ टेम्पल। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है।
तो कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन पेशावर, दूसरा काबुल, तीसरा काठमांडू, चौथा मुल्तान। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी विश्व विरासत विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केक को बेक करना, केला सरना। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रेलवे के एग्जाम में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको छोटा सा हिंट बताता हूँ, लगभग लगभग सभी जगह यह एप्लीकेबल होगा। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी गैसियस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, ठोस से गैस, इस तरह से कोई भी परिवर्तन अगर आपको दिखे तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। और वैसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक अवक्रियाओं के फलस्वरूप वह परिवर्तन हो तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी एस एक आइस क्यूब का पिघलना। जब आइस पिघलेगा तो वह ठोस अवस्था में होता है और द्रव अवस्था में पिघल कर आएगा, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर। जबकि अंडा का पकना, तो जब आप बॉयल करते हैं एक को तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसका बाहरी परत जो होता है वह पकता है, तो वैसे कंडीशन में यह रासायनिक परिवर्तन होता है। केक को बेक करना और केला सरना ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, जबकि एक आइस क्यूब का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन होता है। नॉर्मली आप देख लीजिएगा, अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है और किसी केमिकल रिएक्शन का कंडीशन बन रहा है तो ऐसे केस में वह रासायनिक परिवर्तन होगा। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश होती है। मैकेनिकल यानी यांत्रिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर बैटरी संचालित। एक बहुत ही पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य प्रणाली पूरी तरह से डैश होती है। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वह मैकेनिकल होती है। हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण हवा को, वायु को माना जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है। काबुल, दिल्ली, शहादरा बाग या फिर कुल्ला बाग। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? अब जितने भी मुगल सम्राट हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सभी का तो आप मकबरा याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। सही आंसर होगा सी नंबर, घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कैसर-ए-हिंद से किसने सम्मानित किया था?
आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। और यहाँ से दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि किस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और किस अंग्रेज ने यह उपाधि दी थी यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 17, 18, 19, 21। ये सभी एनटीपीसी के पूछे गए प्रश्न हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प, या नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसे कहते हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों के छोड़े जाने के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। पहला, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरा, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं। तीसरा, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। चौथा, कम शारीरिक गतिविधियां और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। तो आपको सकारात्मक प्रभाव बताना है, नकारात्मक नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इंटरनेट का उपयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह से ज्ञान का एक अच्छा स्रोत है। कौन सा क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, रवि शास्त्री। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ नामी गिने चुने ही क्रिकेटर इनमें सम्मिलित होते हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी रवि शास्त्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है, जबकि अन्य सभी अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, ये सभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी? एस.के. मित्रा के द्वारा, सी.वी. रमन के द्वारा, होमी भाभा के द्वारा, या फिर विक्रम साराभाई के द्वारा। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी? सही आंसर होगा डी नंबर, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का भी जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई, और इन्होंने ही भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित किया था, यानी डी नंबर आपका सही आंसर होगा। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। आपका सही आंसर होगा 33। पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है यह किसके लिए एक नैदानिक परीक्षण होता है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है किसको जांच करने के लिए? पहला ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है लेप्रोसी कुष्ठ रोग, तीसरा है एचआईवी और चौथा है टाइफाइड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी एचआईवी की जांच करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है,
जबकि टाइफाइड की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता लगता है और पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट से HIV संक्रमण का पता लगता है। CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है। दूसरा है स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। तीसरा है 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू, यानी 3 डायमेंशनल में आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है। चौथा ऑप्शन है सामान्य और असामान्य संरचनाओं सबकी पहचान करता है। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। यह गलत है, क्योंकि CT स्कैन जब आप करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे जो CT स्कैन होता है वो दर्दनाक नहीं होता है। और जबकि अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, हाँ सही है। बहुत सारे एंगल से आपके एक्सरे की ही तरफ फोटोग्राफ लेता है और यह 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू को भी दिखाता है। और जो भी आप में स्ट्रक्चरल जो भी डिमेरिट होता है, जो भी डिफ़ॉल्ट होता है आपके बॉडी में, उसको यह उजागर करता है। नॉर्मली अगर एक्सरे से काम नहीं चलता है तो फिर CT स्कैन करवाया जाता है। ITF डेविस कप डैश राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यह टेनिस से जुड़ा हुआ डेविस कप है। ITF टेनिस से जुड़ा हुआ यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, डेविस कप किससे संबंधित है? तो यह टेनिस से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि कितने विश्व के राष्ट्र जो हैं इससे जुड़े हुए हैं ITF डेविस कप से। पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 20, चौथा 24। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 16। ITF डेविस कप 16 राष्ट्र विश्व ग्रुप से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, यानी कोलेस्ट्रॉल का आपको यहाँ डेफिनेशन देना है। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रेसस फैक्टर, डिब्बाबंद प्रोटीन कोट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी रिसस फैक्टर जो होता है यह ब्लड ग्रुप से संबंधित होता है। जो आपका AB पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो वह रिसस फैक्टर से ही निर्धारित किया जाता है। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, AB, O, A और B। तो उसमें जो प्लस माइनस लगता है वह रिसस फैक्टर से ही डिसाइड किया जाता है। जबकि अन्य सभी ऑप्शन कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, कम उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, डिब्बाबंद प्रोटीन कोट, ये सभी कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख करते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बात होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही होता है, बच्चों के लिए यह माँ के दूध में पाया जाता है और यह रोगरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है। यह क्वेश्चन फिर से हो चुका है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है, या ऊर्जा कुशल होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास, इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन जो चूल्हा होता है आपका इलेक्ट्रिकल, उसमें किया जाता है उपयोग। आपको बताना है क्यों किया जाता है। यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है, या ऊर्जा कुशल होता है। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी होता है। बी नंबर, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी होता है, इसीलिए बोरोसिलिकेट ग्लास का
के बर्तन का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है? तो बी नंबर सही आंसर होगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी और आप भी इसका लाभ उठा सकें। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 8 के साथ।